नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की, और इसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक शायद 90+ क्वेश्चन है, तो हम इतने ही क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद अनु के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा जाए वो सारा का सारा ईजिली आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसकी क्लास फटाफट से। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? तो अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है वो आपका आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा है। नेक्स्ट है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, सूची 2 विशेषता है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 में एकाधिपत्य, व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल है। नेक्स्ट है औद्योगिक चरण जो है वो मुक्त व्यापार का काल है, और वित्तीय पूंजीवाद जो है वो ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो भारत में अंग्रेजों की जो लूट है वो प्लासी के युद्ध के पश्चात में शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो वो धर्मशाला व्यवस्था के द्वारा नहीं अपनाया गया था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जो है वो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ठीक है, भारत में प्रथम जो रेल लाइन है वो जॉर्ज क्लॉक ने बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में डलहौजी ने जो अपनी पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वो किसके बीच थी? तो ये पहली टेलीग्राफ जो लाइन थी वो थी कलकत्ता और आगरा के बीच में, टेलीग्राफ लाइन। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया था जमींदारों ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किया गया था बम्बई में। बम्बई में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है वो स्थापित किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो ये करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो ये किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो ब्रिटिश भारत ने स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में लागू किया था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1820 में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1822 में। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है, तो उनमें शामिल है आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो ये उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के लेखक है। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नेहरू ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो प्रथम जनगणना जो हुई थी वो मेयो के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट है बाद में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? तो ये बम्बई और ठाणे के बीच में प्रथम रेल लाइन जो है वो चलाई गई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान यानी कि भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये तय किया गया था 89%।
ठीक है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है, तो उनमें शामिल है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। तो ये सबके सारे के सारे ही थे। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी कि द फादर ऑफ द लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मार्टिन बर्ट को। नेक्स्ट है समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था, तो ये था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके संबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था, तो ये था अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। ठीक है। तो सूची 1 से सूची 2 को मुझे मिलाना है 33 वाले क्वेश्चन में। चलो, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि थी जागीरदार प्रणाली में। ठीक है। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली में। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, मैं गलत लगा रही हूँ क्या ऑप्शन? नहीं, सही लगा रही हूँ। हाँ, सही था। अधिकार से प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि थी रैयतवाड़ी में। ठीक है। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती थी महालवाड़ी प्रणाली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ है, तो ये भारी उद्योगों का अभाव है। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया है, तो ये रखा गया है चाय के लिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, तो ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करें और उनके अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों में हमेशा के लिए लगान निश्चित किया और इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया और इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी कि जागीर के एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए इसे एक व्यय व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई थी। ठीक है। तीनों ही सुमेलित है, तो तीनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। भू राजस्व व्यवस्था जो है वो कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर के से संबंधित व्यक्ति हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एल्फिस्टन। महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है, तो महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी वो है आपके गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। काश्तकारी अधिनियम और वर्ष को हमें सुमेलित करना है। ठीक है। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था, तो ये किया गया था अंग्रेजी भाषा को। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र यानी 1854 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? ये कहा गया है गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित आयोग यानी कि समिति की पहचान करें। तो शिक्षा से संबंधित आयोग और समिति की पहचान ये है हार्टोग समिति 1929, लिंडसे आयोग 1929, स्प्रू समिति 1934 और सार्जेंट आयोग 1944। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और किस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? तो ये है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने करी है? तो ये डेविड हेयर ने करी थी। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के जो कारण थे वो थे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों के द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण और इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। भारत में अनौद्यीकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी, ये थी आपकी 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब शुरू हुई है? तो ये हुई है 1850 में। नेक्स्ट है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की और इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है? कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। तो ये है आपका विलियम बेंटिक। बैपटिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुरत्रयी के नाम से भी जाना गया है। ये श्रीरामपुर स्थित है, ये आपका श्रीरामपुर स्थित है बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत और ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना और आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा दी है? तो ये दी है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। तो पहली आधुनिक पटसन मिल जो है वो रिशरा बंगाल में स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये बिहार में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास्य हो गया। ये किसने कहा था? तो ये कहा था बुकानन ने। भारतीय राजाओं के द्वारा कर लेना सूर्य के द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों के द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। ये कथन किसका है? ये कथन है आरसी दत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, ये गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है जॉन सुलिवान की। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, अकाल से संबंधित आयोग। तो अकाल से संबंधित आयोग है स्ट्रेची आयोग 1880, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है। लियाल आयोग 1897, एलिगन गवर्नर जनरल है। मैकडोनाल्ड आयोग 1900, कर्जन गवर्नर जनरल है। और वुडहेड आयोग 1943-44, वेवल गवर्नर जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध देश का भीषणतम अकाल जो कि 1942-43 में कहाँ पर पड़ा था? तो ये पड़ा था बंगाल में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? तो ये विकसित हुए थे जूट, कोयला, लोहा इस्पात और मशीन के पुर्जे और सूती कपड़ा। तो 5 चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे? तो भैया उसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? तो ये प्रचारित किया था 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ है? तो विकेंद्रीकरण का शुभारंभ जो है वो मेयो के समय में हुआ है। नेक्स्ट है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब शुरू किया गया? तो ये 1925 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? तो ये मिली थी 1833 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो है रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का जो आरंभ है वो 1913 में शुरू हुआ। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ये कथन किसका है? ये कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो ये दी है धन के विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थविदों में शामिल है, तो भारतीय अर्थविदों में शामिल है आपका दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और के.टी. शाह। नेक्स्ट है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1916 में। नेक्स्ट है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन जो है वो 1907 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, 1925 में सरकार के द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। बाद में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय पे बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी डलहौजी के समय पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो ये भारतीय सामंतवाद का विनाश। नेक्स्ट है, 1813 से पहले ब्रिटिश के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो ये है मुक्त व्यापार नीति। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो ये है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो ये है आपका तीनों ही है। ठीक है, लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ठीक है, नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है आपका किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल निर्धारण किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी। तो सर्वाधिक प्रभाव देन थी, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा खो दिया था। ठीक है, और इसी के साथ ही ये वाली क्लास हो जाती है समाप्त। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, मैंने बहुत फास्ट कराई है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके राइट हुए। ठीक है, अब हम कल टॉपिक करेंगे 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन को। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।